हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी का लाइव मॉक जो कि टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने ही इस लाइव मॉक को अटेम्प्ट करूंगा। मेरा मेन जो फोकस है या मेरा मेन जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, वो ये रहता है कि आप अप्रोच सीखें कि किस तरीके से आपको मॉक को सॉल्व करना होता है। ठीक है, कैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लेंदी तरीके से करते हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, किस तरीके से विद इन टाइम आप पेपर को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको यही सीखना है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए एग्जाम को सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए बिना किसी फालतू बातों के शुरू करते हैं। एसएससी जीडी का कॉन्फिडेंस मेगा लाइव टेस्ट चल रहा है, इसको हम लगाते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म, चलिए रीजनिंग से ही शुरू करते हैं। बट आपको पता है बेसिकली मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जीएस करता हूँ, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर हिंदी करता हूँ। ठीक है, तो आप जिस सीक्वेंस में करते हैं उसमें करिए, बट मैं अभी शुरू कर रहा हूँ रीजनिंग से। ठीक है जी, देखिए ये जो है किस में होगा ये देखना है। इसमें है क्या, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसमें है क्या, कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा, ये रहा, ये दूसरे ऑप्शन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। ये क्या कर रहा है भाई, देखो क्या कर रहा है। यहाँ से ये उल्टा है, यहाँ सीधा हो गया है, यहाँ भी सीधा सीधा है। यहाँ पे और क्या अलग है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। यहाँ पे एक सीधा है, यहाँ पे दो सीधा है, यहाँ पे तीन सीधे एस हैं, और बीच में सीधा ही सीधा चल रहा है ना। तो यहाँ पे पहली बात तो सीधा ही आना चाहिए। तो यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है, एक बार डी को देख लें। डी में भी क्या पता उल्टा दे रखा हो एस। नहीं जी, डी में भी सीधा दे रखा है एस। ठीक है, अब देख लेते हैं और क्या हो सकता है इसमें। यहाँ पे एक सीधा था, यहाँ पे दो सीधे हैं, या तीन सीधे हैं, यहाँ पे चार सीधे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सारे ही सीधे हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में एक दो तीन चार सीधे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, इसमें ये कह रहा है साइन चेंज करने के लिए कि प्लस को डिवाइड बना दो, माइनस को प्लस कर दो, इंटू को ऐसे कर दो। तो आप लगा दीजिए इसमें साइन। इंटू का मतलब होता है, इंटू का मतलब है माइनस। ठीक है, इंटू का माइनस है, तो आप इंटू की जगह पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब होता है प्लस, तो माइनस की जगह आप प्लस कर देंगे। ठीक है जी। और डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है इंटू, तो डिवाइड की जगह आप इंटू कर दें। ठीक है जी। यहाँ पे है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो आप इसको डिवाइड कर दें। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, प्लस, माइनस का प्लस दे रखा है ना, तो इसको आप प्लस कर दें। ठीक है जी। और डिवाइड का मतलब होता है इंटू, तो डिवाइड का इंटू है, तो इसको इंटू कर दें आप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 22 में से 15 गया 7, प्लस 9 एकम 9। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। फिर बचा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 4, ये ब्रैकेट बचा ना अभी। तो अब इसको सॉल्व करो, 9 7 16, 16 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे आ गया 4, बाहर बचा इंटू का 2, 4 दूनी 8 इज दी करेक्ट आंसर। देखिए मैं आपके साथ ही सॉल्व करता हुआ चल रहा हूँ, तो हो सकता है कि एक दो साइन को इधर उधर कर दें और गलतियां हो जाएं। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा, वरना हम एंड में तो देख ही लेते हैं क्या गलतियां हो गई हैं, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जेड से डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड +3, बी से बी सी डी +3, वाई जेड ए बी +3, सब में +3 हो रहा है ना। ए से तो आर पे +3 नहीं हो रहा, जे से ए पे भी +3 नहीं हो रहा। पूछा क्या ये, तो एक बार बाकी के तीनों का +3 करके देख लो। +3 मतलब यहाँ से -3 हो जाएगा, तो -3 मतलब क्यू आना चाहिए। QRST +3 जब आएगा ना, यहाँ पे जब क्यू आएगा, क्यू तो इसमें से किसी में भी नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं होगा भाई, लॉजिक कोई और होगा। पहले शुरू से शुरू का देख लिया, अब शुरू से एंड का देख लो। जे से जे का कोई लॉजिक है, जे के 10 से तो +16 हो गया, ए से प्लस इतना हो गया, वाई से तो +3 ही हुआ।
तो एंड का भी लॉजिक नहीं दिख रहा। अब देखिए, इन सवालों में ज़्यादा टाइम खराब मत करिए। अगर लॉजिक दिख गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सीधा लिख लीजिए, है ना। जैसा कि आपने सीखा भी होगा, इसी तरीके से करते हैं। बट हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पहले आगे और पीछे से, ठीक है। लॉजिक को कैच करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब आपको पता है इस तरीके से इसको ऐसे डिवाइड करना होता है, या तो 3 और 2 में कर दो, ये 3 और इन 2 का कनेक्शन कर दो आमने सामने, या फिर 2 और 2 और बीच वाले का। तो ये होता है स्टैंडर्ड मेथड। पहले हम इससे चेक करेंगे, फिर बाकी दूसरे तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। 2 और 2 और बीच में एक ही है, ये स्टैंडर्ड मेथड है, अक्सर इसी पे ही आते हैं क्वेश्चंस। बाकी हाँ, हो सकता है इससे आंसर ना आए, तो हम पहले फिर इन 3 को देखेंगे, फिर इन 2 को, फिर इन 3 को, फिर इन 2 को। तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो अगर अभी नहीं होता है तो स्किप करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समझाने में टाइम ज़्यादा चला जाता है ना, तो फिर आगे सॉल्व नहीं कर पाते, क्वेश्चंस छूट जाते हैं। देखिए, जेड से डब्ल्यू का, WXYZ +3, BCD +3। ए से हो रहा है लॉजिक, नहीं +3 का तो नहीं दिख रहा। जेड के अपोजिट देखिए क्या आता है, ए से इसका कुछ है क्या कनेक्शन? ए से कुछ कनेक्शन नहीं है, बी का है ए से। तो जेड के अपोजिट +1 हो सकता है। ई का अपोजिट क्या होता है? ई का अपोजिट होता है अपना 22, यू, वी होता है, तो V+1। भाई वाह, शायद लॉजिक दिख गया हमें। इसके अपोजिट +1, इसके अपोजिट +1, एक बार यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बी से वाई, तो ये तो एग्जैक्ट अपोजिट दे रखा है, ये भी लॉजिक नहीं है शायद। एक बार इधर देख लेते हैं। आर का अपोजिट होता है I+1, ठीक है। ए का अपोजिट होता है Z+1, वेरी गुड। आपने लॉजिक ढूंढ दिखाया। यहाँ पे बीच वाला जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, और बाकी सब में क्रॉस करके अपोजिट +1 दे रखा है, बहुत ही शानदार लॉजिक है। अब इसको करते हैं। टी में अपोजिट टी का क्या होता है, T20 होता है, और इसका अपोजिट GH आएगा +1। आपको देखिए अपोजिट निकालना नहीं आता ना, तो आप सीधा क्या करिए, एक तो अल्फ़ाबेट्स के नंबर को याद रखिए, फिर अल्फ़ाबेट का नंबर जैसे जी है, जी के अपोजिट निकालना है, क्या होगा, जी का क्या होता है, 7 होता है। तो 7 में इतना जोड़िए कि 27 बन जाए, तो 7 में मैं 20 जोड़ूंगा 27 बनाने के लिए, तो जी का अपोजिट होगा टी, ठीक है। अल्फ़ाबेट के नंबर में इतना प्लस कर दीजिए कि वो 27 बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए जो नंबर को प्लस करोगे उसका ही अल्फ़ाबेट वैल्यू जो है उसके अपोजिट होती है। ओ का होता है 15, 15 में 12 जोड़ना पड़ता है, तो 15 में जब 12 जोड़ते हैं आप, तो कितना आता है, 27 आता है। तो 12 क्या होता है, जे के एल होता है, नहीं नहीं, ओ एल एम होता है, एल एल एम होता है ना, जे तो के होता है 11, एल 12, एम 13, ठीक है। तो 12+1 करना है, एम और एच से शुरुआत होगी, एम और एच से कहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ नहीं हो रही, या तो ये होगा या तो ये होगा। इसके बाद आर का एग्जैक्टली अपोजिट बोला है बीच वाले का, तो आर का होता है आई, आर का ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, एक बार चेक कर लो। सी का अपोजिट होता है एक्स, X+1 वाई, तो वाई यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये। 7 से 22, 52, ये देखो बहुत ना तेजी से जा रहा है ये, 7 से लगभग 200, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना। भाई 7 के कंपैरिजन में 200, तो इसका 30 गुना से ज्यादा हो गया ना। तो इसमें आप सबसे पहले ना इनटू का लॉजिक लगा के चेक करिए। हालांकि डिफरेंस का लॉजिक हो सकता है, बट आप पहले अप्रोच यही तो सीखना है आपको, कि जब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है, तो आप इसमें पहले ना लॉजिक लगाइए इनटू का, और उसी से आंसर आ जाता है मोस्टली। हो सकता है इसमें आंसर ना हो, बट पहले मैं लॉजिक लगाऊंगा इनटू का ही, ठीक है। अगर ये बहुत कम कम बढ़ रहा होता, मान लो 50 50, 20 20, 10 10 बढ़ रहा होता, तो मैं लगाता। अब देखो 50 से कम बढ़ रहा है, बट 7 के कंपैरिजन में तो ये इंटू हो रहा है ना। 7 तिया 21, 22 तिया तो नहीं होगा, 22 दूनी हो सकता है, 50 दूनी हो सकता है, 100 दूनी हो सकता है ना, दुगना होता जा रहा है। तो देखिए इसका लॉजिक, 7 तिया 21 +1 तो नहीं लग रहा, 7 दूनी 14, +14 और 6 20 और 8 28, 20 और मतलब 2 22, मतलब 8 होगा। 22 दूनी 44, 44 और 8, देखो लग गया ना लॉजिक इंटू का। 22 दूनी 44, 44 और 8 52, 52 दूनी 104, और 104 और 8 112, इसमें भी वही लगेगा। 12 दूनी 24, 24 और 8 32, तो 232 की इंटू 2 +8, 232 के लिए इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 464। अब इसमें +8 करिए, 700, ओ सॉरी 470, और 2 72, 472 इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलिए।
ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसमें क्या करेंगे? देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो इनका गैप भी हो सकता है, ठीक है, स्क्वायर क्यूब ये सब हो सकते हैं। बट आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो बीच में ना, दोनों में बीच में एक छोटा नंबर है और साइड में बड़े बड़े नंबर्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले आप क्या करें, दो बड़े नंबर से एक छोटा नंबर बनाने की कोशिश करें। हो सकता है शुरू में दो बड़े हो एंड में छोटा हो, तो आप शुरू के दो बड़े नंबर से एंड का एक छोटा नंबर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैं पहले यही फॉलो करूंगा लॉजिक। हो सकता है ये लॉजिक ना लगे, बट पहले हमें इसी को लॉजिक को लगा के चेक करना होता है ना, फिर दूसरे लॉजिक को लगाएंगे। तो देखते हैं क्या हो सकता है इसका। पहले और एंड के जो दो बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनसे आपको छोटे नंबर को बनाने की कोशिश करनी है। देखो भाई, छोटा नंबर कैसे आएगा, बड़े नंबर्स को माइनस कर दो। तो 168 में से 143 गया, कितना बचा? ये बचा 25। अब बीच वाला नंबर जो है इससे +10 है, हो सकता है इनके डिफरेंस में +10 कर रखा हो। अब यहाँ पे देख लो, इसमें से ये गया, कितना बचा? 12 में से 7 गया 5, 6 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5 बचेगा ना, हाँ 7 में से 2 गया 5, 55 + 10, वही सेम लॉजिक लग रहा है ना। इन्होंने इसको आगे और पीछे वाले को माइनस करके जो आया उसमें +10 कर दिया बीच में। ठीक है, अब देख लेते हैं इसी लॉजिक को लगा के। यहाँ पे देखिए, 142 में 69 गया, कितना बचा? यहाँ बचा आपका 12 में से 9 गया 3, और 7 और 6 13, 73 बचा। 73 में +10 कर दिया, 83। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे को क्रॉस चेक कर लो एक बार, क्या पता लॉजिक सब में लग रहा हो ये। 9, 9 तो ये तो नहीं बचेगा, 99 है ना। 13 में से 7 गया 4, यहाँ 89 है, तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ये यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए ना, +10 करने पे भी। 9 में से 7 गया ये 2, 7, तो 72 -10 कर दिया, जबकि +10 कर रखा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप चीज़ों को समझें, क्वेश्चन को करने की अप्रोच को समझें। आप डायरेक्ट ऐसे ना करें, पहले उस लॉजिक को लगाएं जिसकी संभावना ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो रहा है भाई, आगे बढ़ते हैं। इससे ये बनाया जा रहा है, इससे ये बनाया जा रहा है, इससे क्या बनेगा? पहले तो सिंपल इनके अल्फ़ाबेट की वैल्यू को प्लस कर लो। टी का 20, ओ का 15, आई का 9, आर का 18। तो इनको प्लस करें, 9 8 17 5 22 का 2, 2 4 और 1 6, 2 4 और 2 6। ठीक है, तो 62 बन गया, मतलब इनके अल्फ़ाबेट की वैल्यू प्लस हो रही है। आप देख लो इसको, 8 और 1 9, 9 और 20 29 और 5 34। तो सही है। अब इनके अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू को प्लस करना है। जी की 7, ए की 1, वाई की 25, और एल के बाद एल आता है 12। 7 5 12 13 14 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45 इज द करेक्ट आंसर। इनकी अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू को ही प्लस कर रखा है। सभी चट्टाने पर्वत हैं। सॉरी, गलत बना दिया मैंने। मतलब बनाया तो सही था, बट आपको समझाते हुए बनाऊंगा ना। सभी चट्टाने पर्वत हैं, पर्वत हैं। सभी पत्थर ये तो पर्वत है ना, पत्थर कहाँ से आ गया? सभी पत्थर कंकड़ हैं, कुछ कंकड़ पर्वत हैं। तो पहले पर्वत से जिसका लिंक है उसको देख लो। ये क्या है? कुछ कंकड़ पर्वत हैं, तो ये कंकड़ है, और ये कुछ कंकड़ जो है ये पर्वत हो गई। ठीक है, अब ये क्या था? सभी पत्थर कंकड़ हैं, तो सभी पत्थर कंकड़ के भीतर आ रहे हैं, तो ये पत्थर को अब अलग से बना दो, पीटी से बना दो पत्थर। अब क्या पूछा इसने? कुछ चट्टाने पत्थर हैं। ये चट्टाने पत्थर हैं क्या? डायरेक्ट कनेक्शन कुछ है क्या? नहीं। तो ये पहला गलत हो जाएगा। देखिए, हो सकता है चट्टान यहाँ पे हो, पत्थर भी यहाँ पे हो इनके बीच में, बट वो हो सकता है, 100% ट्रू नहीं है। जब तक कि 100% ट्रू ना हो तो कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो पहला नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? कोई कंकड़ चट्टाने नहीं है। देखो, ये तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि तीनों पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, डायग्राम बनाते हैं जल्दी जल्दी से। 8 मित्र हैं, तो ये हो गई हमारी टेबल, ज़्यादा बड़ी बन गई। ये हो गई हमारी टेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठ गए। मेज की तरफ पीठ करके बैठे हैं भाई, ये पीठ मेज की केंद्र की ओर है। तो यानी कि ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे, और बाहर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो इनका राइट होगा इधर की साइड, और लेफ्ट होगा इधर की साइड। आप देखो ना, बैठ के देखो आप,
तो इधर की साइड इनका लेफ्ट होगा, इधर की साइड इनका राइट होगा ये, और इधर की साइड इनका लेफ्ट होगा। ईशन अंशु के निकटतम दाईं ओर बैठा है, कहीं पर भी बिठा दो अंशु को। अंशु अगर यहाँ बैठा है तो ईशन इसके निकटतम दाईं यानी कि यहाँ पे बैठा है। ध्यान रखना है, अगर बाहर की तरफ है तो इनका राइट इधर होगा। अमीना ध्रुव के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमीना और ध्रुव, ये तो अंशु है ना, तो अमीना और ध्रुव का यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, हटाओ। हरमीत फिजा के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। हरमीत और फिजा यहाँ दे रखे। आपको परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो दी हुई होती है ना, पहले उसको पुट करना है, ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है। ध्रुव और वरुण यहाँ पे कहीं नहीं दे रखे, तो बिठा ही नहीं सकते इनको हम। मोहित और हरमीत यहाँ दे रखे, नहीं दे रखे, नहीं बिठा सकते। फिजा और अंशु, फिजा अंशु दे रखा, अब इसको बिठा सकते हो। फिजा जो है अंशु के निकटतम बाईं ओर बैठी है। अंशु के निकटतम बाईं यहाँ पे हो गई, ये फिजा हो गई। ईशन और वरुण के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ईशन ये बैठा, ईशन और वरुण के बीच 3 व्यक्ति, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा वरुण, और 1 2 3 तब भी यहीं पे आएगा वरुण, ठीक है। तो वरुण आ जाएगा आपका यहाँ पे। इधर से दाएं से बिठाओगे तब भी 3 आएंगे, बाएं से बिठाओगे तब भी 3 ही आएंगे बीच में। तो पूछा इसने क्या, तो हरमीत के निकटतम दाई। अब देखो, अब शुरू करो वापस शुरू से। अमीना ध्रुव के निकटतम पड़ोसी नहीं है। अमीना अभी भी नहीं बैठी हुई, आगे बढ़ो। हरमीत फिजा के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। फिजा ही बैठी, हरमीत और फिजा के बीच 3 है, तो 1 2 3 हरमीत यहाँ बैठा होगा इसके सामने। यहाँ से भी 3 होंगे, यहाँ से भी 3 होंगे। ध्रुव वरुण के निकटतम बाईं ओर है, तो ध्रुव जो है वरुण के निकटतम बाईं ओर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। मोहित और हरमीत के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। हरमीत कहाँ पे है, ये रही। और मोहित और हरमीत के बीच 2 हैं। अगर हरमीत यहाँ बैठता तो 2 व्यक्ति हो जाते, एक और एक, ये 2। बट हरमीत यहाँ नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ए बैठा है। तो हरमीत को कहाँ बैठना पड़ेगा, हरमीत को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। तभी तो, नहीं नहीं नहीं, हरमीत को बैठ, यहाँ तो वी बैठा है ना, ये तो वी बैठा है यहाँ। हरमीत को बैठना पड़ेगा यहाँ पे। हरमीत, सॉरी, किसके बीच था, मोहित और हरमीत के बीच 2 व्यक्ति हैं ना, तो मोहित यहाँ बैठेगा। मोहित और ये रहा हरमीत, इनके बीच में 2 व्यक्ति आ गए। फिजा और अंशु के निकटतम दाएं हो गया ये। पूछा गया इसने हरमीत के निकटतम बाईं और हरमीत के निकटतम बाईं मतलब यहाँ पे। तो सब जगह सब लोग बैठ चुके हैं, यहाँ पे वही व्यक्ति बैठेगा जो नहीं बैठा। ध्रुव बैठ चुका, वरुण बैठ चुका, ईशन बैठ चुका, अमीना नहीं बैठी, तो अमीना यहाँ बैठ जाएगी। तो अमीना जी को बिठा दो और आगे बढ़ जाओ जल्दी से। देखिए इसमें क्या है, 1 तीर 2 तीर, 1 तीर 2 तीर, तो पहले 1 तीर आएगा, 1 तीर यहाँ भी है, 1 तीर यहाँ भी है, और नीचे भी 1 तीर है। तो अब दूसरा देखो, गोला नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर। तो गोला ऊपर कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। गोला इसमें ऊपर है, और इसमें भी गोला ऊपर है, यहाँ पे 1 तीर नहीं है, इसमें भी गोला ऊपर है। अब इसमें अलग क्या है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को देख लो। ट्रायंगल यहाँ, फिर नीचे, फिर यहाँ, फिर नीचे आएगा। ट्रायंगल सीधा ही है, ट्रायंगल नीचे सीधा आएगा। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है जी। गुरुत्वाकर्षण की खोज है, तो दूरभाष यंत्र की क्या होता है, आविष्कार होता है इनका। ठीक है जी। चलिए, ये बोल रहा है कितने घन बनाए जा सकते हैं। आपको मैंने कल भी बताया था जब हम मॉक लगा रहे थे, कि जो अपोजिट होते हैं, एक छोड़ के एक अपोजिट होते हैं, तो एम के अपोजिट ओ हो गया, ए के अपोजिट सी हो गया, और डी के अपोजिट ई हो गया। जो अपोजिट्स होते हैं वो एक ही साइड पे नहीं दिखते, पासे की, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो कभी भी ये एक साइड पे नहीं दिखेंगे। ठीक है। तो अपोजिट्स अगर सामने दिख जाते हैं तो उनको पहले ही काट देना है आपको। अब देखो एम और सी का कनेक्शन देखो, एम और सी अपोजिट है क्या, नहीं, तो ये हो सकते हैं। अब सी और ई का देखो, सी और ई अपोजिट है क्या, नहीं है, तो ये भी हो सकते हैं। सी और एम का देखो, सी और सॉरी ई और एम का देखो, ई और एम अपोजिट है क्या, नहीं, ये भी हो सकता है, पहला हो सकता है। ठीक है। अब बी पे आ जाओ, ओ और ई है क्या, हो सकता है। ओ और एम है क्या, ओ और एम जो है ना अपोजिट है, और यहाँ पे एक साथ दे रखे, तो ये नहीं हो सकता। अपोजिट वाले एक साइड पे नहीं दिखते पासे की, तो एम और ओ तो अपोजिट है, एम और ओ अपोजिट है, तो ये एक साइड कैसे दिख सकता है, तो बी नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो इसमें ए भी है, ए भी है, डी भी है, डी भी है, सी केवल इसमें है, तो अब सी को चेक कर लो, अगर सी बनता है तो ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, और नहीं बनता तो ये ऑप्शन बन जाएगा। सी को चेक करो। अब इसमें देखो ए और सी जो है ना, ये एक साइड दिख रहे हैं, और यहाँ पे ए और सी अपोजिट है, तो ए और सी अपोजिट है और एक साइड पे दिख रहे हैं, तो ये भी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत तेजी से समझ आता हुआ, जल्दी जल्दी से करेंगे।
ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं को परस्पर बदलना है। अब देखो बदलने के लिए ना थोड़ा लॉजिक लगाओ, पहले सबको मत रखो। ठीक है, देखते हैं क्या है, पहले डिवाइड पे चेक करो। डिवाइड पे दो से डिवाइड होने वाली संख्या यहाँ पे आनी चाहिए, 13 डिवाइड हो रही है नहीं, तो 13 को तो इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है, हो सकता है ना करना पड़े, बट पहली पॉसिबिलिटी मेरे को पुट करने के लिए सोचना यहीं से पड़ेगा, डिवाइड से। ठीक है, पूरी संख्या आ रही है तो डिवाइड पूरा होना चाहिए, और नहीं यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इंटू होता तो बटे से बटा कट जाता, यहाँ पे भी माइनस है, यानी कि दो से पूरी तरीके से कटने वाली संख्या आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं 13 को दो को रिप्लेस कर रहा हूँ 369 से, यहाँ पे 369 आ जाएगा तो पूरा कटेगा नहीं कटेगा। दो को रिप्लेस करो 87 से, तो 13 डिवाइडेड बाई 87 पूरा नहीं कटेगा। 13 को रिप्लेस करो 122 से, तो यहाँ पे 122 आएगा तो दो से कट जाएगा, तो ये हो सकता है। अब 87 को 13 से कर रहा हूँ तो 13 की जगह 87 आ जाएगा, तो 87 कट जाएगा दो से, नहीं कटेगा। तो मैं पहले इस वाले ऑप्शन को पुट करके देखूंगा, आप समझ पाए ना। डिवाइड की जगह मैं पहले ये चेक करता हूँ कि डिवाइड की जगह पे कौन सी संख्या आनी चाहिए जो पूरी तरीके से कट जाए। तो यही संख्या है जो पूरी तरीके से कटेगी। अब मैं इसको लगा के देख लेता हूँ जल्दी से। 87 इंटू 122 की जगह 13 है, तो यहाँ पे 13 आ गया, माइनस 369, माइनस 13 की जगह यहाँ पे क्या आ गया 122, और डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करो, 13 7 91, 9 13 8 104, और 104 114 मतलब 113, माइनस 369, माइनस दो से काट दो इसको, दो छिक 12, दो एकम दो, ये कितना हो गया माइनस का कितना हो जाएगा 430, ये माइनस का 430, ये प्लस का 1100, इसमें से ये गया कितना बचा 700, 700 में एक जोड़ा एक 701, ये सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। देख रहे हैं आप, चार ऑप्शन को पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, टाइम खराब होगा। पहले लॉजिकल जाओ कि डिवाइड के लिए तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड होने वाला आना चाहिए ना, तो पहले उसको रख के देखो, हो सकता है वो आंसर ना हो, बट पहले आप उसी को रख के देखेंगे। अब इसमें देखिए, देखो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना, ये लगातार नहीं बढ़ा ना, 12 का लगभग 3 गुना यहाँ पे हुआ है पांच संख्या आने के बाद। तो इसमें हो सकता है गैप हो सकता है इंटू भी हो, पर पहले आप गैप को देखो। 24 में 48 प्लस 24, 48 में कितना जोड़ा है ये, 148 में 48 ही जोड़ दिया ना। फिर क्या हो रहा है भाई, प्लस 68 और 4 72। तो आप देख पा रहे हैं 24 का पारा चल रहा है, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 2400 का 96। अब यहाँ पे 96 जोड़ा है क्या, 8 6 14, 9 6 15 और 1 16, हाँ यहाँ 96 जोड़ दिया, तो आगे क्या जोड़ेगा अब ये 120, 24 पंजे 120 होता है ना, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौका 96। अब यहाँ पे जोड़ेगा 24 पंजे 120, तो 364, 464, और 464 में 20 जोड़ेंगे तो 484। चलिए, डब्ल्यू से शुरू हुआ है और ओ पे खत्म हो रहा है, तो डब्ल्यू से शुरू ओ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये लॉजिक नहीं लगेगा। अब क्या है, इसको काउंट करो पहले जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया, तो 20 को आप चार चार के पेयर में बांटो पहले। तो 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार चार के में बांटा है, पांच पांच में भी बांट सकते थे, बट आपको कोशिश करनी है छोटे से छोटे पेयर में बांटे हैं आप पहले। ठीक है, चार के में बांटा तो डब्ल्यू से यहाँ पे कोई लिंक है क्या, नहीं, वाई। देखो डब्ल्यू में एक छोड़ के वाई आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स आ रहा होगा, है ना, डब्ल्यू एक्स वाई, फिर जेड, और फिर यहाँ पे ए। अब आप देखिए जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला फिलर, इसमें ए आना चाहिए, तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए, ये नहीं होगा। और जो सेकंड वाला फिलर है इसमें क्या आ गया था, एक्स आ गया था, तो सेकंड वाले फिलर में सभी में एक्स है। अब देखो लॉजिक दूसरा क्या है, सेकंड में देखो ई से क्या हो रहा है, जी हो रहा है, ई एफ जी प्लस टू, जी एच आई प्लस टू, आई जे के प्लस टू, तो यहाँ पे भी जो आएगा उसमें प्लस टू करके ई आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा सी डी ई, यहाँ पे सी आना चाहिए, सी डी ई, ई एफ जी एच आई जे के, तो यहाँ पे सी आना चाहिए। सी कितने ऑप्शन में, केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। देखा, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक एक दो दो फिलर्स को आप फिल करते रहिए और आंसर उसी से आ जाएगा। ए बी डी ई जे के, यू वी, यू वी नहीं है, यू वी डब्ल्यू है, प्लस टू है, एस टी यू है प्लस टू, टी यू वी है प्लस टू, पहले तीन में प्लस वन, फिर बाद के तीन में प्लस टू। ठीक है, बी सी ए बी सी डी के एल एम ई एफ जी, ठीक है।
पहले 3 में +1, तो देखो इसमें ना ऑप्शन जो देख पा रहा हूँ ना मैं, सभी में +1 है, तो आप इसको चेक ही मत करो, केवल बाद के 3 में +2 चेक करो कि LMUVWPQR। तो MWR किसके एंड में है? MWR ये रहा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, M का P से संबंध बताना है, तो ये तो हटाओ ना भाई, जब M का केवल P से बताना है तो इतना देख लो आप, ये हटा ही दो, खामा खा इसकी क्या जरूरत है। तो M+N, A+B का मतलब A B की माता है, तो यहाँ पे A हुआ M, A माता है किसकी? B की, तो B कौन हुआ यहाँ पे? N। ये M जो है A है, ये B है, A B की माता है। दूसरे में क्या है? N/O, तो A/O का मतलब A B का पिता है, ये माता थी ना, M N की माता हुई ना, A B की माता है, A माता हुई N की, ठीक है। NO, A B का पिता है, तो N जो है वो पिता है, N जो है वो पिता है किसका? B का, यानी O का पिता है। O × P का मतलब है A B की पत्नी है, तो ये A जो है वो पत्नी है B की, मतलब O P की पत्नी है, तो P हो गया पति। अब M का जो है P से कनेक्शन बताना है, P M से किस तरीके से रिलेटेड है? इसकी पत्नी है, पत्नी के पिता है, उनकी माता है, बड़ा लंबा कनेक्शन है। ये रहा ऑप्शन नंबर A, पत्नी के पिता की माता। चलिए, इसमें मैंने आपको बताया था कल भी कि आप जब भी एक परत खोलेंगे तो उसका अपोजिट बनेगा, तो इसका अपोजिट ये बनेगा, इसका ऐसे बनेगा। ट्रायंगल का अपोजिट मिरर इमेज, समझ रहे हैं? मिरर इमेज बनानी ऐसे बनेगा, और यहाँ पे गोला आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से देखना है, इनकी मिरर इमेज बनेगी, जैसे आप एक परत खोलेंगे तो आप उस तरीके से इसको चेक करिए। इसमें मिरर इमेज बन रही है क्या? इसमें बन नहीं रही, क्योंकि एक ही है, डंडा एक है ना, यहाँ पे तो दो होनी चाहिए, यहाँ पे भी आना चाहिए, तो ये नहीं होगा पहला। दूसरे में देखिए बन रही है क्या मिरर इमेज? ये अपोजिट 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 दूसरे में बन रही है, हो सकता है तीसरे में चेक करिए एक बार, एलिमिनेशन करेंगे ना। तीसरे में मिरर इमेज बन रही है क्या? ये देखो यहाँ पे गलत दे रखा है, ये मिरर इमेज नहीं बनेगी। इसमें मिरर इमेज बन रही है क्या? यहाँ पे ट्रायंगल सीधा है, यहाँ भी सीधा है, ये भी नहीं मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज केवल सेकंड में बनेगी। लीजिए मिरर इमेज कर रहे थे, मिरर इमेज का ही आ गया, बट ये तो वाटर इमेज है ना, नीचे से। तो ये तो पहले ही दिख रहा है ना, बनता हुआ ऐसे ऐसे, तो पहले ही बनना चाहिए। दूसरा है क्या? दूसरा नहीं बनेगा ना, नहीं। तीसरा, तीसरा भी नहीं बनेगा। चौथा, उल्टा है, नहीं बनेगा। हम्म, चलिए डिक्शनरी क्वेश्चंस पे आ जाइए। डिक्शनरी क्वेश्चन में आपको मैंने बताया है कि आप ऑप्शन से आंसर पे जाएं। आपको पता है कि 5 सारे ऑप्शन में है, तो 5 पहले ही आएगा, तो 5 तो चेक ही मत करो। फिर इसके बाद 4 दे रखा, 4 भी चेक मत करो। भाई ऑप्शन में ही तो आंसर होता है, जब ऑप्शन में पहले 5 है फिर 4 है, तो चेक क्या करना? अब देखो, या तो 6 आएगा या 1 आएगा, दो ऑप्शन में 6 है फिर 1 है, तो आप 6 और 1 में से चेक करो पहले कौन आएगा। LEG, फिर है ई, फिर है जी, EFG, तो पहले 1 आता है, तो 6 नहीं आएगा, पहले 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। 1 आ गया, अब या तो 6 आएगा या 2 आएगा। 6 और 2 में से चेक करिए पहले कौन आएगा। 2 ये रहा, LEG, या तो आई आएगा या जी आएगा, तो जी पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, पहले करते हैं मैथ्स को, ठीक है। चलिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, क्या है विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको पता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। समचतुर्भुज को आई थिंक इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। ये होता है 1/2 दे रखा है। D1 कितना है? 18। D2 कितना है? 14। काट के इसको, 2 × 18, 14 × 126। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है और बी से 3 गुना कुशल है। पहले इसी को देख लो क्या कह रहा है। ए किसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है और बी से 3 गुना कुशल है, तो पहले इनकी एफिशिएंसी का रेशियो लिख लो, है ना। कार्य क्षमता का रेशियो क्या है इनकी? ए जो है वो बी से 3 गुना कुशल है। यदि बी एक दिन में एक काम करता है तो ए 3 काम करेगा, 3 गुना कुशल है। और इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो होता है टाइम का। एफिशिएंसी का रेशियो है 3:1, तो टाइम का रेशियो होगा 1:3। समझ पाए? एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो होता है टाइम का। एफिशिएंसी का रेशियो है 3 और 1, तो टाइम का हो जाएगा 1 और 3। मतलब यदि ए एक दिन लेता है तो बी 3 दिन लेगा, और इसने कहा ए लेता है 60 दिन, तो 1 की वैल्यू 60, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई?
180। इनका ले लो एलसीएम, टोटल काम कितना हो गया 180, टोटल काम 180। एफिशिएंसी इनकी ये दे ही रखी है। अब पूछ देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए बी के साथ हर तीसरे दिन जुड़ता है तो वे कितने दिनों में कार्य को पूरा कर पाएंगे। ए बी के साथ हर तीसरे दिन जुड़ता है, मतलब बी लगा हुआ है पूरा ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे लगा हुआ है बी, क्योंकि बी की एफिशिएंसी 1 है। तो बी तो एक एक काम करता जा रहा है डेली, और हर तीसरे दिन कौन जुड़ रहा है इससे, बी। तो बी की एफिशिएंसी 3 है, तो हर तीसरे दिन बी जुड़ जाता है तो ये 3 काम और हो जाता है ऐड। तो 3 दिन में ये कितना काम करते हैं, 6 काम। भाई 3 दिन में 6 काम हो पा रहा है ना टोटल। फिर अगले 3 दिन में 6 काम होगा, फिर अगले 3 दिन में 6 काम होगा। ऐसे कर करके 180 काम करना है। भाई अगर 180 काम करना है 6 6 करके, तो 30 स्लॉट बनाने पड़ेंगे। ऐसे 6 6 6 6 6 6 करके आप 30 स्लॉट बनाओगे, तब जाके 180 काम हो पाएगा। और एक स्लॉट में आपको 3 दिन लगते हैं, तो 30 स्लॉट में लग जाएंगे 90 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 8,000 को 5%, 10,000 को 8%, 20,000 को 5% के साधारण ब्याज पर उधार लिया जाता है। एन वर्ष के अंत में इतने रुपए का भुगतान करना था। तो एन का मान बताओ। भाई उधार लिया मैंने कितनी राशि, 8 10 20 30। तो ये कितनी हो गई, 30 और 8 38,000। 38,000 रुपये मैंने उधार लिए, और एंड में मेरे को कितने वापस करने पड़े, 49,000, यानी कि के। और एन वर्षों में हो गई इतने गुने, तो ये कितना हो गया, 38 यानी 11,000 रुपये बढ़ गए हैं। अब मेरे को ये देखना है साधारण ब्याज में एक साल में कितना मिल रहा है मेरे को ब्याज। देखो 8,000 पे 5% मिल रहा था, 8,000 का 10% 800, और 800 का आधा हो गया 400, 5% आ गया 400। 10,000 का 8%, 2 जीरो हटाएंगे तो 800। 10,000 का 8% 800। 20,000 का 5%, तो 10% हो गया 2,000, 5% हो गया 1,000। तो ये हो गया 1,000। तो कुल मिला के इन सब पे मेरे को इतना ब्याज मिलता है एक साल में। ये कितना आ गया, 8 4 12, ये आ गया 2200। ठीक है, एक साल में मेरे को 2200 ब्याज मिल पा रहा है, और टोटल ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है, 11,000। तो कितने साल में हो जाएगा ये 11,000, 22 पंजे 110 होता है। तो ये 5 साल में 11,000 ब्याज मिल पाएगा मेरे को। तो एन की वैल्यू होगी 5 साल। यही तो पूछा ना इसने, एन वर्ष के अंत में इतने हो जाते हैं, तो एन का मान बताना है, वो होगा आपका 5 साल। अ, चलिए, A/2 है, ये है आपका अनुपात मान। देखो इस तरीके से जब रेशियो दिया होता है ना, तो इसमें ए की वैल्यू वही होगी जो इसके नीचे है, बी की वैल्यू वही होगी जो इसके नीचे है, सी की वही होगी जो इसके नीचे है। ठीक है, वरना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये इधर चला गया 3, ये 2 इधर चला गया, तो ए और बी के रेशियो की वैल्यू फिर भी आ जाएगी 2 3, और फिर बी और सी की निकालेंगे, फिर ए बी सी की निकाल देंगे। ठीक है, बाकी आप आसान तरीके से समझिए, ए की वैल्यू 2 होगी, तो 4 दूनी 8, प्लस बी की वैल्यू क्या है 3, 3 3 9, माइनस सी की वैल्यू क्या है 7, 9 8 17 में से 7 क्या 10। तो पहले 10 आना चाहिए, 10 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 10 का मल्टीपल आ रहा है 5, तो बी आंसर होगा। बाकी इसको चेक कर लो ना, A+B+C, 7 3 10 और 2 12, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 5/6 इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, टाइम जाता हुआ। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग इतना है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, ये पूछा है। भाई अनुपात दे रखा है और इनका योग दे रखा है। अगर 6 और 5 11 है, इनकी आयु का जो योग है वो 11 है, लेकिन एक्चुअल में कितना है 55। तो 11 की वैल्यू, 11 रेशियो की वैल्यू 55 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। एक रेशियो के लिए 5 आ गई, तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 पंजे 30, और 5 की कितनी आ गई 25। तो 30 साल के अब ये हैं और 25 साल के ये हैं, 7 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे 37 के, तो 37 के हो गए। और 25 जो है वो 7 साल के बाद 32 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 20% है। भाई अगर दो संख्याओं के योग का अंतर है, लिख लो ना सीधा, बराबर, मतलब उन संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो बराबर है उनके योग का 20%। हम्म, इनके योग का 20%।
यानी कि इनका 20% ये हो गया 1/5। इस 5 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 यहाँ पे, तो ये हो गया 5x माइनस 5y बराबर x प्लस वाई। x को ले जाओ इधर और y को ले जाओ इधर, है ना। x इधर आ जाएगा तो 5x में से 1x क्या, कितना बचा, 4x बराबर ये माइनस का 5y इधर जाके प्लस का 5y हो जाएगा, 5 और 1 6y। तो ये कितना आ गया, 2 और 3। इसने पूछा क्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात। देखो बड़ी संख्या वही होती है ना जिसमें से घटाते हैं, तो x होगी बड़ी संख्या। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो पहले 3 आएगा, 3 दूनी 6, मतलब 3/2। व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है, 1 महीने में अपना भार 80 से 72 कर लेता है। तो कितना घटा दिया उसने, 8 घटा दिया। पूछा गया है, व्यक्ति ने कितना प्रतिशत, भार घटाने का प्रतिशत क्या है भाई, 8 घटा दिया 80 पे। पहले 80 था, 8 घटा दिया तो उसने 1/10% घटा दिया ना, सॉरी 1/10 घटा दिया, मतलब 10% घटा दिया। देखिए हम जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को करते हैं, अप्रोच बताते हुए समझाते हुए क्वेश्चंस को करते हैं, तो समझाने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इसीलिए मैं समझाते समझाते, हो सकता है कहीं कुछ ऐसी एरर हो जाए, कुछ गलत डिजिट को मैं लिख लूँ, कुछ और समझ लूँ क्वेश्चन से, तो आप उसको अगर देख पाते हैं तो अच्छी बात है। आपको सही आंसर पता है तो आप मुझे बता दें, नहीं तो फिर हम बाद में तो इसको चेक कर ही लेंगे, ठीक है। तो हो सकता है मेरे से गलतियां हो जाएं शुरू में क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझे माफ कर दें। ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी पूछी है, तो एक संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। एलसीएम कितना दे रखा है, 840 इंटू एचसीएफ कितना दे रखा है, 7। एक संख्या कितनी दे रखी है, 56। दूसरी संख्या पूछी है, यहाँ पे इंटू में है, यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। काटिए, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0, 8 पंजे 40, 105। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 105 लगा दिया। स्थिर जल में नाव इतनी गति है, स्थिर जल में इतनी गति से नाव चला सकता है, मतलब नाव की गति कितनी है, एक्स कितना है आपका 9। वाई गति से बह रही है धारा, तो धारा आप तुरंत ये लिख लिया करो रफ शीट में देखते, वाई किलोमीटर से धारा बह रही है। एक स्थान तक नाव चलाने और प्रारंभिक स्थान पर, मतलब बिंदु पर वापस आने में 9 घंटे लगते हैं। देखिए ये यहाँ से जा रहा है यहाँ पे और फिर वापस आ रहा है यहाँ पे, इसमें कुल मतलब इसको समय लग रहा है 9 घंटे। तो बताना है कि दूरी कितनी है। देखिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का इसमें आप कॉन्सेप्ट लगा दो, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल कर रहे हैं ना दोनों टाइम, दोनों बार। तो जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल होता है तो इनकी स्पीड का और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, उल्टा होता है। जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए दो अलग अलग स्पीड से, तो इनका जो स्पीड और टाइम का रेशियो होता है वो उल्टा होता है। आपको पता है एक बार जब वो जाएगा तो धारा के अनुकूल जाएगा और वापस आएगा तो धारा के प्रतिकूल आएगा। जब वो धारा के अनुकूल जाएगा तो स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है दोनों की, तो धारा के अनुकूल स्पीड हो जाएगी 13। जब वापस आएगा धारा के प्रतिकूल तो माइनस हो जाएगी स्पीड, तो दूसरी बार स्पीड हो जाएगी, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, तो अब इनके टाइम का रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, 5/13। और कुल मिला के इनको टाइम कितना लग रहा है दोनों दूरी में, 9 घंटे का। लेकिन मेरे को तो 18 घंटे का लग रहा है। तो 18 यूनिट का वैल्यू क्या है, 9 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, आधी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आधी आ गई तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5। और 13 यूनिट की वैल्यू आ गई 6.5। अगर वो 13 की स्पीड से जाता है तो इतने टाइम में पहुंच जाता है, 5 की स्पीड से जाता है तो इतने टाइम में पहुंच जाता है। आपको बताना है क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आप किसी से भी निकाल दे सेम आएगा। 13 की स्पीड से 2.5 घंटे में, तो 13 पंजे 65, 5 13 दूनी 26 और 6 32। तो 32.5 दूरी इसने चली है। अब यदि आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके आप दोबारा से समझ सकते हो। पी क्यू आर एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, निवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं। पूंजी को इतने अनुपात में निवेश करते हैं तो उनके निवेश की अवधि, मतलब टाइम का रेशियो ये है निवेश करने का,
और लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे। देखो भाई, ये अपनी पूंजी को किस रेशियो में वो कर रहे हैं इन्वेस्ट, 3:2:5 में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम क्या है, पहले का ये दूसरे का ये। भाई जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे उसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, ऐसे तो करते हैं। ये अपने 4 टाइम के लिए कर रहा है, ये अपने 6 टाइम के लिए कर रहा है, और अगला वाला अपना 7 टाइम के लिए कर रहा है। भाई 1 महीने के लिए मैं 3 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ, तो 4 महीने के लिए 12 कर दूंगा ना। ऐसे ही 1 महीने के लिए 2 रुपये, तो 6 महीने के लिए कितने, 12। तो इंटू कर देंगे ना, 7×5 = 35। ये आ गया इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो। पूछा क्या इसने, लाभ को किस अनुपात में बांटोगे। जिस अनुपात में आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, उसी अनुपात में लाभ बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। टाइम जाता हुआ जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। एक सिपाही ने चोर को, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया भाई। सिपाही ने 200 मीटर दूर से एक चोर को देखा। तो भाई यहाँ पे चोर खड़ा था, यहाँ पे पुलिस खड़ी थी। इसने 200 मीटर दूर से देखा इसको। सिपाही वैसे ही ना, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, सीधा आप देखोगे ना 8 और 6, इनके बीच का गैप कितना है, 2। 2 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू 6। तो यानी कि 8 की वैल्यू 800, 6 की वैल्यू 600, आंसर 600। कितने, 600 चोर का पूछा जाता है ना इसमें। चोर कितनी दूरी से पकड़ा गया, 600। ठीक है, मतलब 600 चल चुका था वो। बट आप देख सकते हैं इसको, सॉल्यूशन देखेंगे आप। होता ही 5 सेकंड का ही क्वेश्चन है बस, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोला इसने, यदि सिपाही 8 की स्पीड से, ये भाग रहा है 8 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 6 की स्पीड से, तो चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी। अब भाई दोनों ने भागना शुरू किया, चोर भागा ऐसे, 6 की स्पीड से भागा ऐसे, पुलिस भागी ऐसे, और यहाँ पे पकड़ लिया इसको। ठीक है, तो इसने पकड़ने से पहले, पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये पूछता है। जब सेम टाइम पे, मीटिंग टाइम सेम होता है, पुलिस वाला भी सेम टाइम पे भाग रहा है, चोर भी सेम टाइम पे भाग रहा है, और दोनों ने जो मिलन हुआ इनका वो सेम टाइम पे हुआ ना, तो इनकी जो स्पीड का रेशियो होता है S1/S2 होता है। इनके डिस्टेंस का रेशियो, जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, उनका रेशियो इनकी स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो पहले वाली की स्पीड कितनी थी, 8। दूसरे वाली की स्पीड कितनी है, 6। भाई पुलिस की स्पीड 8 है ना, चोर की 6 है। तो इन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो भी यही होगा। पुलिस को चोर से 200 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, क्योंकि पीछे है वो चोर से। तो पुलिस इससे 2 यूनिट एक्स्ट्रा भागी है, और 2 यूनिट की वैल्यू 200 है। तो चोर कितना भागा है, 6 यूनिट। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 600। देखा, 5 सेकंड में हमने आंसर निकाल दिया था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से समझ सकते हैं। यहाँ पे हम लाइव लगा रहे हैं तो थोड़ा टाइम का भी इशू होता है। 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है आपको पता है ना, ये वृत्त हो गया, ये इसका कोई भी एक, ये हो गया इसका त्रिज्यखंड। ठीक है, क्षेत्रफल इतना दे रखा है, त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई पूछी है। आपको पता है क्षेत्रफल कितना होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में πr²। ये दे रखा है आपको 32 पाई। ठीक है, तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई इंटू आर कितनी दे रखी है, 12। तो 12 इंटू 12, 12×3 = 36। अब इसको किससे काटेंगे, 6×2 = 12, 6×5 = 30। तो ये 5 इधर चला गया इंटू में, यहाँ पे 32 है। देखो पाई से तो पाई को काट दो। ठीक है, 32 के इंटू में चला गया 5, और ये 2 यहाँ पे इंटू में, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो 2 से इसको काटेंगे 16। 16×5 = 80। ये किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की। थीटा की वैल्यू आ गई 80। ठीक है, यदि आपको कैलकुलेशन ये मारकर उल्टा सीधा चलता है तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया। अब पूछा क्या है, संगत चाप। इसकी वैल्यू होती है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। वैल्यू पाई में दे रखी है तो पाई की वैल्यू मत रखना। थीटा है अपना 80 अपॉन में 360, पाई को भूल जाओ, 2 इंटू आर कितनी है अपनी, 12। तो देखो पहले 0 से 0 काट दो, 12×3 = 36, है ना। 12×1 = 12, 12×3 = 36। ये कितना आ गया, 8×2 = 16। 16/3, और पाई तो बचा ही हुआ था। अरे वाह, इस पे टिक लगा दिया था क्या हमने। अच्छा, पाई पे टिक लगाया था बस। ये हो गया आंसर इसका। दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को इतने इतने सेकंड में पार करती हैं, और एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करते हैं, चालों का अनुपात। देखिए इसको बेसिक से बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक से करते हैं ना तो बहुत लंबा जाता है, आप इसको नए तरीके से करिए। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को दोनों अलग अलग
पार करते हैं, एक करती है 30 सेकंड में, एक करती है 15 सेकंड में, और ओवरऑल एक दूसरे को पार करती है वो 25 सेकंड में। एलिगेशन लगा दो, 30 में से 25 गया 5, 25 में से 15 गया, एलिगेशन इस तरीके से लगता है ना, 25 में से 15 गया 10, तो रेशियो क्या आ गया, 2:1। इनकी स्पीड का रेशियो आता है इस पे, एलिगेशन लगाने से ना स्पीड का रेशियो आता है। जब आप इनके टाइम पे एलिगेशन लगाते हो तो स्पीड का रेशियो आता है, तो रेशियो आ गया 1:2:1। इतने रुपए की राशि इतने इतने में विभाजित किया गया है, ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात, मतलब ए का रेशियो और बी प्लस सी, ए तथा बी प्लस सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात क्या है, 5:9। ए का बी प्लस सी से रेशियो ये है, ठीक है, और सी के हिस्से का ए प्लस बी के संयुक्त हिस्से से रेशियो ये है, यानी सी रेशियो ए प्लस बी जो है वो आपका कितना दे रखा है, 3:7। पूछा क्या इसने, बी का हिस्सा कितना होगा। इतने रुपए की राशि है, एक का रेशियो ये, एक का रेशियो ये है। भाई देखो यहाँ पे भी राशि उतनी है, यहाँ पे भी उतनी है, रेशियो तो अलग करके दिया है, बट यहाँ पे देखो टोटल 9×5 = 14 रुपए है, और यहाँ पे टोटल 7 और 3 10 रुपए बैठ रहा है। दोनों में ए प्लस बी प्लस सी तो सेम ही है ना, इन्वेस्टमेंट की राशि तो सेम ही है ना, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे भी यही होनी चाहिए, यहाँ पे भी यही होनी चाहिए, यहाँ पे भी यही होनी चाहिए, बट यहाँ तो 14, यहाँ पे 10 है, तो इनके रेशियो को इक्वल कर लो। ये 10 है और ये 14 है, तो 10 और 14 का रेशियो कितना होता है, ओ एलसीएम कितना होता है, 70। तो आप इनको भी 70 बना लो, इनके सम को भी 70 बना लो, इनके सम को भी 70। तो 10 में इंटू 7 करना पड़ेगा 70 बनाने के लिए, तो आप इसमें भी 7 करो, इसमें भी 7 करो, ये आ गया 7×21 रेशियो, 7×7 = 49। ठीक है, ये आ गया आपका रेशियो नीचे वाले का। ऊपर वाले में क्या करना था, 14×5 = 70 होता है, तो पहले वाले में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5×5 = 25, दूसरे में भी 9×5 = 45। अब रेशियो सेम बन गया है ना, दोनों में बराबर बराबर अमाउंट आ गया। अब देखो ए रेशियो बी प्लस सी है, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। अब यहाँ पे पुट कर दो ए की वैल्यू, ए प्लस बी कितना दे रखा है, 49। 49 ए प्लस बी है ना, तो ए की वैल्यू 25 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 में से 25 गया, कितनी बचा, 24। हमने टोटल रेशियो माना है 70 और बी की वैल्यू आ गई है 24। ठीक है, तो यानी कि इस वाले अमाउंट को मैंने 70 रेशियो में डिवाइड किया था, 7560 को हमने टोटल माना था 70, तो एक रेशियो की वैल्यू इतनी, और बी का कितना आया था 24, तो 7 से 0 से 0, 7×1 = 7, 7×8 = 56। तो इसको इंटू करेंगे कितना आएगा, 24×8 = 8, 8×4 = 32, 16 और 3 = 19, 24 2592, 2592 इज द करेक्ट आंसर। टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, जल्दी जल्दी से करेंगे। एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ी, तो कोई जनसंख्या ये थी, पहले 10% बढ़ गई, कितनी होगी, 11/10, 10% बढ़ गई ना। दूसरे वर्ष घट गई, तो ये कितनी होगी, 9/10। दूसरे वर्ष के एंड में कितनी हो गई जनसंख्या, इतनी हो गई, तो ये कितनी हो गई, इतनी हो गई। इसके आगे 1 2 3 4 0 है, ये 2 0 इधर चली जाएगी, 11×99 नीचे आ जाएगा इसके, और 99 से 99 काटेंगे, एक बचेगा। 4 0 इसके आगे पहले ही थी, 2 0 और आ जाएंगे, 6 0 आ जाएगी एक के बाद, एक के बाद 6 0, ये रही ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, 3 क्रमिक छूट दी जाती हैं, कुल छूट का प्रतिशत बताना है। देखो इसमें ना पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालो, फिर जो आ जाएगा ना, फिर उसका और इसका सक्सेसिव निकालो। बट मैं आपको ना एक नया तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, इन तीनों का ना पहले सम लिखो। इनका सम कितना आता है, 25 30 40 50 60। इन तीनों के सम में इन तीनों का एवरेज निकालो। अब इन तीनों का एवरेज कितना आएगा, 60 तो सम है इनका, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 20 आ गया। इन तीनों के सम से इनके एवरेज के बराबर प्रतिशत को माइनस कर दो। एवरेज कितना है, 20, तो 60 का 20% माइनस कर दो। 20% मतलब 1/5, तो यानी कि 12×5 = 60। 60 में से 12 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 30 नहीं 48। अप्रोक्सीमेटली 48% जो होगी ना सक्सेसिव की वैल्यू होगी, और अप्रोक्सीमेटली 48 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप इन दोनों का सक्सेसिव निकालना, फिर इन दोनों का निकालना, नहीं सॉरी, इन दोनों का निकालना, फिर जो आएगा उसका और इसका निकालना, तो आंसर तब भी मेरे हिसाब से यही आएगा। ठीक है, मैंने आपको ये नया तरीका बताया है, सीख लेना।
ये बराबर 4 आना चाहिए, तो x किसके बराबर है? देखो भाई, इस रूट की वैल्यू 4 तब आएगी जब यहाँ पे 10 + 6 हो, 16 होना चाहिए ना। और क्यूब रूट की वैल्यू अगर 6 है तो क्यूब कितना होता है 6 का? 216। अगर इसके अंदर 216 होगा तो वो बाहर आके 6 बन जाएगा, ठीक है, तब जाके 16 बनेगा और आंसर 4 आ पाएगा। एक पूल की लंबाई इतने मीटर, चौड़ाई इतनी, गहराई इतनी, इतने मीटर की गहराई तक पानी भरा हुआ है, पूल में पानी की मात्रा बतानी है। भाई पानी इतने मीटर की गहराई तक भरा है, एक्चुअल में उसकी गहराई इतनी है, तो उससे लेना देना है नहीं। पानी की मात्रा बतानी है तो लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, भरा कितना है वो इतने मीटर तक, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? L × B × H कितना हो जाएगा? 2.5। क्योंकि भाई इतना ही तो भरा है, पानी की मात्रा बतानी है, उसकी वॉल्यूम थोड़ी बतानी है टोटल। टोटल वॉल्यूम तो उसकी 3 रख देंगे यहाँ पे गहराई, बट पानी तो 2.5 मीटर तक भरा है, तो आप इसको इंटू करेंगे कितना आएगा? 15 × 5 = 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, बोर्ड मास का आ गया क्वेश्चन, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 11 और 3 का डिवाइड करेंगे कितना, सॉरी 11 - 2 9, 9 और 3 3 3 9, 3 3 9, 3 + 9 - 3 दूनी 6, 9 3 12 में से 6 गया, 6 इज द आंसर करेक्ट। कई बार क्या होता है ना, इसमें हम सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो अगर मैंने मिस्टेक कर दी हो तो आप देख लेना थोड़ा, है ना। बाकी तो सही आना चाहिए, जल्दी कर रहे हैं थोड़ा। अपने माल के क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, भाई सीपी कितना है? 100 है। और मार्क प्राइस कितना अंकित कर रहा है इससे? 40% ज्यादा, यानी 140%, 140 रुपये अंकित कर रहा है, और उन्हें 20% की छूट पे बेच रहा है, तो यानी कि मार्क प्राइस पे छूट दी जाती है, तो इसका 20% मतलब 1/5 कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। 140 रुपये की चीज पे 28 रुपये का छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 112 में। 100 रुपये की चीज 112 में बिक रही है, तो परसेंट कितना प्रॉफिट हो रहा है? 12 का, तो 12 का लाभ इज दी करेक्ट आंसर। चलिए, आई थिंक मैथ और रीजनिंग या तो ज़्यादा थोड़ा लेंदी थी, या फिर हमने टाइम ज़्यादा लगा दिया समझाने में, क्योंकि 10 ही मिनट बचे हैं। अब जीएस को करते हैं पहले। भारत के संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, त्रिस्तरीय सरकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, डीपीएसपी है, छोटा नहीं सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। महालेखा परीक्षक की शक्तियां किस अनुच्छेद में है? क्या कहता है 148 में, तो इसके बाद ही इसकी शक्तियां होगी, या तो 150 या 49, मोस्टली ना इसके जस्ट बाद इसकी शक्तियां होती हैं, तो 149 होना चाहिए। ठीक है, गलत हो सकता है मेरा आंसर, बट देखते हैं। जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? देखो, पहला है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखो, तापी नदी बहती है और नर्मदा नदी, दो नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। देखो, तापी भी पश्चिम की ओर बहती है, पर सबसे लंबी कौन सी है? नर्मदा नदी। लूनी भी बहती है वैसे तो यार। अच्छा हाँ, सबसे लंबी पूछा है ना। निम्न में से किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? दशकीय वृद्धि दर, देखो जनगणना को बहुत अच्छे से कर लेना, और मैंने भी अपनी जीएस की वीडियो जो आने वाली है ना, जीडी की जीएस की, उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है मेघालय की, और सबसे कम जो कि नकारात्मक है, और एकमात्र नकारात्मक है नागालैंड की। ठीक है। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक की नीति के माध्यम से निवेश उपभोक्ता खर्च के सार्थक रूप का प्रभाव डालती? केंद्रीय बैंक कौन सी नीति के माध्यम से? केंद्रीय बैंक आरबीआई क्या बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति बनाती है ना आरबीआई, तो केंद्रीय बैंक आरबीआई होता है। और वो क्या नीति बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति तो सरकार बनाती है, औद्योगिक नीति भी सरकार बनाती है, विदेश मुद्रा विनिमय ये भी आरबीआई बनाती है, बट इससे इनका क्या कनेक्शन बचत निवेश का? आई थिंक मौद्रिक नीति होना चाहिए। अगर गलत होता है तो उसको चेक कर लेंगे। ठीक है जी। 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल ये तो मैं कल आपके लिए पीवाईक्यू जब तैयार कर रहा था ना, तो उसमें सेम यही क्वेश्चन आया था। कल मैं जो जीडी की वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा था, उसमें यही सेम क्वेश्चन था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी मूल अवधारणा थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास। उपकरण का उपयोग विभवांतर को नापने के लिए किया जाता है, भाई इसका मुझे नहीं पता। रंगा स्वामी का पीवाईक्यू में आ चुका है, हॉकी का है। फुटबॉल में यदि गोलकीपर के अलावा कोई अन्य खिलाड़ी जानबूझकर अपने पेनल्टी क्षेत्र के अंदर गेंद हैंडल करता है तो परिणाम क्या होता है? भाई मुझे फुटबॉल का ज्यादा पता नहीं है। गोलकीपर के अलावा अन्य खिलाड़ी जानबूझकर पेनल्टी क्षेत्र के अंदर आ जाए तो क्या होना चाहिए? कॉर्नर किक, फ्री किक। देखो फ्री फ्री 2 बार दे रखा है, तो वही तुक्का मारना, टाइम कम है।
अब प्रत्यक्ष रूप से फ्री किक सीधे इसमें लगा देते हैं। देखो मुझे नहीं पता, गलत हो सकता है, बट मेरे को क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था मैंने कर दिया। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। बैडमिंटन की खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में रजत पदक, भाई पीवी सिंधु जी ने सिल्वर मेडल जीता था। तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, देखो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। उसके बाद आता है, तीन सीक्वेंस होते हैं, एक होता है पद्मश्री, एक पद्म भूषण, एक होता है पद्म विभूषण। ये छोटे से बड़े होते हैं, पद्मश्री छोटा, फिर पद्म भूषण उससे बड़ा, पद्म विभूषण उससे बड़ा। तो सबसे पहले भारत रत्न, फिर विभूषण, और फिर पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। पश्चिम बंगाल में स्थित विष्णुपुर के मंदिर यूनेस्को की साइड में मंदिर डैश प्रकार के हैं। संगमरमर के तो पश्चिम बंगाल में नहीं होने चाहिए। टेराकोटा क्या है भाई ये, मतलब वो मिट्टी होती है। ईंट के मंदिर, लकड़ी के मंदिर, विष्णुपुर के मंदिर, टेराकोटा के लगा देते हैं भाई। संगमरमर के तो आई थिंक नहीं होने चाहिए ना पश्चिम बंगाल में, ईंट के होंगे। तो इसमें खास क्या है बात, लकड़ी के पश्चिम बंगाल में नहीं होने चाहिए भाई। जो भी होगा गलत हो सकता है ना, देख लेंगे। टूसू पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य, टूसू होता है अपना, टूसू मैंने पढ़ा है, ये होता है झारखंड में शायद, शायद आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। लाहो आई थिंक है आपका मेघालय साइड का है, आई थिंक ये लाहो शायद मेघालय मिजोरम का है। फूलपत्ती है, मटकी भी वहाँ का बहुत फेमस है, एग्जाम में आ चुका है। जवारा भी है, लाहो नहीं है यहाँ का। एसएसबी के महानिदेशक, टाइम बहुत कम बचा, मुझे नहीं पता इसका। पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब पोर्ट के रूप में किस बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। ये भी मुझे नहीं पता भाई, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी टाइम खराब नहीं करेंगे। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक, ये मैंने बुक सुनी है। ये बुक आई थिंक ये थी मोहम्मद आरिफ, ये शायद राज्यपाल थे, इन्होंने इसका विमोचन किया था। ये बुक्स ये कहीं के राज्यपाल है आई थिंक, किसी उसके इन्होंने की शायद, पता नहीं, हो सकता है गलत हो, बट इसको लगाएंगे। आईपीएल की उपविजेता टीम कौन सी है भाई, उप विजेता तो केकेआर थी, उपविजेता एसआरएच। जल दिवस 2024 की विषय वस्तु नहीं पता, आगे बढ़ते हैं। चार क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते भाई हम। हम्म, उपकरण का विभवांतर नापने के लिए पता नहीं क्या होता है, कोई भी मीटर लगा दो, ये लगा देते हैं। 16 SSB के नहीं पता। मोदी जी ने ग्रीन आउट कौन सा बंदरगाह का उद्घाटन किया है। उड़ीसा में है, कांडला गुजरात में, गोवा में। ग्रीन हाइड्रोजन, ये शायद नया बना हो, पता नहीं मुझे, ये शायद नया नया सा लग रहा है, लगा देते हैं ठीक है। इसका पता नहीं, अब हिंदी पे चलते हैं जल्दी से, टाइम कम है। चलिए 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 चलिए। सभी राजनैतिक दल अपना फायदा देखते हैं, त्रुटि त्रुटि त्रुटि, राजनीतिक दल होना चाहिए आई थिंक, राजनैतिक नहीं होता। सभी प्रशिक्षणों का वक्तव्य मनुष्य का विकास है। सभी प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग का रहस्य, ट्रेनिंग का समाधान, ट्रेनिंग का प्रयत्न कोशिश, ट्रेनिंग का ध्येय मतलब उद्देश्य। तो ध्येय होना चाहिए आई थिंक, ट्रेनिंग का उद्देश्य। जीभ का पर्यायवाची वचन नहीं होगा, रसना हो सकता है, ध्वनि नहीं होता, जीभ जीव नहीं हो, रस नहीं होना चाहिए आई थिंक। किसी वस्तु को पाने की उत्कट लालसा को दर्शाने वाला मुहावरा, आंखों में गड़ना, पता नहीं भाई, आंखें चार, प्यार होना, आंखों में खून गुस्सा, आंखें खुलना मतलब कुछ चीज समझ आ जाना, वस्तु को पाने की लालसा, ये तीन तो नहीं लग रहे, यही होना चाहिए आई थिंक। वर्तनी शुद्ध आधिकारिक आधिकारिक होता है, आधिकारिक। हाथ की लिखी पुस्तक को हम कहते हैं पांडुलिपि, और ये शायद हमने जो मॉक लगाए हैं ना तीन चार, उसमें से भी आया था एक में। उग्र का विपरीत, उग्र मतलब होता है गुस्से वाला, तो सौम्य होता है शांत। सही वर्तनी वाला शब्द अर्धवार्षिक। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, अशुद्धि, वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, वर्तनी वचन। रोज पानी से पौधों को सींचता है मतलब रोज पौधों को सींचता है, से भी तो काम हो सकता है ना। वर्तनी से तो मुझे लग नहीं रहा सींचता, पौधे सब सही है, वचन भी सही है, रोज पौधों से, शब्द भी ठीक है। अनावश्यक मेरे को लग रहा है पानी से नहीं आना चाहिए। विलोम शब्द बताने हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। उदय का होता है अस्त, एक का आ होगा तो आ यहाँ पे है, यहाँ पे है। उत्थान का क्या होता है, पतन, उत्थान मतलब मतलब प्रोग्रेस, और पतन मतलब डाउनफॉल, मतलब ये आएगा। तीसरे का क्या है, सगुण का निर्गुण ई, ये ठीक है यानी। अत्यंत प्रसन्न होना मतलब दिल बाग बाग होना, ठीक है। फूल कर कुप्पा पेट फूल, पेट फूलना मतलब पेट में कोई बात दबी रहना। जल का पर्यायवाची नहीं है,
नीर, तोय, पे, जल के, तीनों तो लग रहे हैं। पीयूष शायद ना हो। हानि को पूर्ति करता है, हानि पूर्ति, क्षति पूर्ति। निम्न में से कौन सा शब्द शब्द कौन सा है सही? कृतघ्न। मुहावरा डैश भाषा का शब्द है? मुहावरा, आई डोंट नो, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश, साहित्य कैसी उपलब्धि माना गया है? साहित्य उपलब्धि, ज्ञान 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 ज्ञान। मानव सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समूह लिपिबद्ध होकर। लेन देन, लेन देन कहाँ गया भाई, है क्या यहाँ पे? जब तक सोचना विचार संबंध ना हो, चिंता सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम्म, महानतम उपलब्धि है। मानव, अभी देखा ना, सामाजिक प्राणी है। मानव की महानतम उपलब्धि क्या है? साहित्य ही तो था अभी, साहित्य उसकी महानतम उपलब्धि है। गद्यांश के लिए शीर्षक, साहित्य के बारे में चल रहा है और मानव के बारे में बात चल रही है, तो मानव ही होना चाहिए आई थिंक। मानव और साहित्य और समाज का संबंध कैसा है? अरे यार, टाइम की वजह से हमारा क्वेश्चन छूटता हुआ एक, और हमने स्कोर किया है इसमें 145.25। तीन गलत। तो आई थिंक ये स्कोर मेरे हिसाब से थोड़ा लेंदी पेपर था नहीं, या तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को शायद ज़्यादा लेट समझा दिया होगा। तीन क्वेश्चन हमारे गलत भी हुए हैं, जो कि हमने एंड में शायद तुक्के मारे, शायद सारे ही गलत चले गए हों। तो फिलहाल ये रहा हमारा रिजल्ट। और मेरे हिसाब से तो मार्क्स कम है, 150 होने चाहिए थे। बट आई थिंक पेपर थोड़ा लेंदी था इस हिसाब से देखा जाए ना। और क्वेश्चन भी, मतलब हिंदी के भी काफ़ी लेंदी था ना, वो पैराग्राफ था, उसको जिस सरसरी निगाहों से देखने में भी, हालांकि हमने जल्दी जल्दी में देखा उसको। तो हमारा है भाई 145 स्कोर है। बाकी देखते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा कम लग रहा है, बट हाँ, यदि आपका 130 के अराउंड भी स्कोर आ रहा है ना इसमें, तो ये अच्छा स्कोर है इस पेपर में, क्योंकि थोड़ा लेंदी पेपर था अब तक का। हम्म, चलिए, तो ये रहा हमारा मॉक का रिजल्ट, जो भी है आपके सामने। तीन क्वेश्चन हमने इसमें गलत किए हैं, देखना होगा कौन से तीन क्वेश्चन हमने गलत किए हैं। बाकी चलिए, फिर ये रहा हमारा मॉक का रिजल्ट। आगे अब दूसरे किसी मॉक में मिलेंगे। बाकी आपकी जीडी के लिए मैं जीएस का पीवाईक्यू का बहुत डिटेल्ड एनालिसिस जो है तैयार कर रहा हूँ। उसमें से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपके एग्जाम में, ठीक है? उसमें बहुत टाइम लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से फिल्टर करके चीज़ों को कर रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा आप उसका वेट करें और चैनल से जुड़े रहें। तो वो वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी, और आपके लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, ठीक है? चलिए, ये रहा रिजल्ट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी मॉक में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।